दानिश? यस सर। समझ में आया ये डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स एंड कंट्रोल? अभी कंट्रोल और है, ठीक है। तो ये आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफरेंट जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, या मान लीजिए उसका रिमूवल टेक्नोलॉजी क्या है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट मैंने ये तो पीडीएफ शेयर कर ही दिया है, आप लोग एक बार और खुद से पढ़िएगा तो बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन पावर टैरिफ जो है वो एक थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट टॉपिक है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे SO2 का तो समझ में आ गया कि प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट क्या है। पोस्ट ट्रीटमेंट वेट स्क्रबर मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इसका मैं आप लोग को नोट्स भेज दूंगा, वेट स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। टेक्नोलॉजी पूछा है, सिलेबस में दिया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, टू कंट्रोल द पॉल्यूटेंट्स। तो वेट स्क्रबर मेथड पूछा जा सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पूछा जा सकता है, तो इसका मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोग को। Another method used for removal of SO2 is by catalytic oxidation. SO2 का catalytic oxidation कराया जा सकता है। It is used to produce H2SO4 from dilute SO2 in flue gas. Means flue gas में जो SO2 है उसका catalytic oxidation कराकर H2SO4 प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है उसको सेपरेट कर लिया जाएगा फ्लू गैस से, देन उसको थ्रू चिमनी फ्लू गैस को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट ट्रीटमेंट हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है पर्टिकुलेट मैटर्स, हमने देखा था SPM, ये एक टाइप का पॉल्यूटेंट्स है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या था, जैसे एश था, डस्ट पार्टिकल था, ठीक है, यही सबको हम SPM बोलते हैं। तो SPM को रिमूव करने के लिए क्या मेश यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मेश यूज, फिल्टर यूज किया जाएगा, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक गैस हैंडलिंग सिस्टम, वेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर, ठीक है, स्क्रबर वेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर होता है फॉर डस्ट कलेक्शन। तो as discussed above, the particulate matter from fuel may be in the form of dust. Particulate matter किस फॉर्म में होता है, डस्ट के फॉर्म में होता है, जिसका साइज 1 माइक्रोन तक होता है। एश होता है राख जिसका साइज 100 माइक्रोन तक हो सकता है। सिंडर्स मोर देन 100 माइक्रोन, ठीक है। So method of removing dust and ash from flue gas have already been discussed in ये भी फैब्रिक फिल्टर्स, ये भी मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। ये भी टेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है कि एश एंड डस्ट को कैसे हम रिमूव करेंगे फ्रॉम फ्लू गैसेस, तो उसके लिए फिल्टर्स यूज किया जा सकता है, फैब्रिक फिल्टर्स, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक गैस हैंडलिंग सिस्टम, वेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर फॉर डस्ट कलेक्शन, ठीक है। So these are the technologies employed to remove the SPM from flue gas. Okay, control of NOx emission. NOx emission को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो NOx emission मैंने उसमें बताया था अभी कि NOx कब प्रोड्यूस होता है, जब टेम्परेचर फ्लू गैस का या कंबशन चैम्बर का किसी पार्ट का टेम्परेचर अब वो 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं तो नॉक्स को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। मींस कंबशन 700-800 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए या उस और कम टेम्परेचर पे हो जाए तो नॉक्स एमिशन नहीं होगा। सो नॉक्स फॉर्म्ड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंबशन टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस। Thus to reduce NOx emission either from fuel used should have very low nitrogen. एक तो या तो जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उस फ्यूल में बहुत ही कम नाइट्रोजन हो, एक काम ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ्यूल में नाइट्रोजन कैसे नहीं रहेगा, वो कैसे रिमूव करें, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, कंबशन टेम्परेचर नीड टू बी कंट्रोल। जो कंबशन टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस है उसको कंट्रोल करके बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस अगर आप रखें तो उस केस में आप नॉक्स को रिड्यूस कर सकते हो,
ठीक है, उसके मेथड्स दिए हुए हैं। रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर इन कंबशन जोन, दिस इज फर्स्ट मेथड। इट इज अचीव बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंबशन जोन बाय इंजेक्शन ऑफ स्टीम। ठीक है, कंबशन जोन में हम क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑफ स्टीम इंजेक्ट कर देंगे, जैसे गैस टरबाइन पावर प्लांट में। एंड बाय रिसर्कुलेशन ऑफ फर्नेस गैस, ठीक है, फर्नेस गैस को रिसर्कुलेट कर दे कंबशन जोन में, तो उससे भी कंबशन टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, दो मेथड है, या तो स्टीम इंजेक्शन किया जाएगा, उससे टेम्परेचर कंबशन जोन का क्या होगा, बिलो 1000 रहेगा। दूसरा मेथड है कि जो फ्लू गैस है उसको कुछ अमाउंट, जैसे फ्रेश एयर के साथ फ्लू गैस को मिक्स कर दिया जाए। मीन्स मान लीजिए आप फ्रेश एयर सप्लाई कर रहे हैं 100%, तो 100% ना सप्लाई करके हम क्या करेंगे, 80% फ्रेश एयर एंड 20% उसमें बर्न्ट गैस है, जो फ्लू गैस है, उसको हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो कंबशन कंप्लीट कंबशन होगा ही नहीं, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं होगा, एंड इस केस में नॉक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन देखिए, सारा प्रॉब्लम एक आप कंट्रोल करने जाएंगे तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम नॉक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, मींस कंप्लीट कंबशन को सप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्लीट कंबशन को सप्रेस करने से क्या होगा, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सीओ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज को कंट्रोल करने जाते हैं तो दूसरा होगा ही। मींस कंप्लीटली यहाँ से समझ में आता है कि सारे यानी पूरे जो पॉल्यूटेंट्स है उसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम उसको सम अमाउंट तक रिड्यूस कर सकते हैं, सम परसेंटेज तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली आप तो उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, इनकम्प्लीट कंबशन कराओ, टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, सीओ जनरेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है कि कंबशन जोन में स्टीम इंजेक्शन कर दिया जाए, या जो फ्लू गैस है उसी को रीसर्कुलेट, कुछ अमाउंट ऑफ गैस रीसर्कुलेट फर्नेस में कर दिया जाए, तो उससे कंबशन जोन का टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ रेसिडेंस टाइम इन हाई टेम्परेचर कंबशन जोन। मीन्स हाई टेम्परेचर कंबशन जोन जो है, कंबशन जोन के अंदर जो हाई टेम्परेचर जोन है, वहां पे इट इज प्रॉमिसिंग मेथड सिंस इट रिड्यूस नॉट ओनली फॉर्मेशन ऑफ NOx बट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ CO and SO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स जो हाई टेम्परेचर जोन है उसमें रेसिडेंस टाइम मीन्स रुकने का टाइम कम कर दिया जाए। जैसे हाई टेम्परेचर जोन कौन सा होता है, जैसे आईसी इंजन की बात करें तो एग्जॉस्ट पोर्ट जो होता है वो हाई टेम्परेचर जोन होता है, तो वहां पे रुकने का टाइम कम कर दिया जाए तो NOx नहीं फॉर्म होगा। मीन्स कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज इन इक्विवेलेंस रेशियो अप टू 1.6 to 1.5 कंबशन जोन 1.8 using fluidization bed combustion system for coal based thermal power plant। फ्लूडाइज्ड बेड कंबशन FBC सिस्टम हम लोग पढ़े थे यूनिट में, तो पहले मॉड्यूल में हमने ये पढ़ा था। तो फ्लूडाइज्ड बेड कंबशन से क्या होता है, जो कंबशन का कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर कितना होता है, कंबशन इसमें टेक्स प्लेस एट 850 to 900 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फ्लूडाइज्ड बेड कंबशन चैम्बर अगर यूज किया जाए, सिस्टम यूज किया जाए, तो उसमें जो कंबशन होगा वो 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कंबशन जोन का टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस रीच नहीं होगा, तो इसमें नॉक्स जो फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन चैम्बर डिजाइन करना चाहिए, यूज करना चाहिए पावर प्लांट में। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम था। यहाँ पे हम लोग NOx का कंट्रोल देखें, सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, पॉल्यूटेंट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें 3 टाइप का पॉल्यूटेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम रिएक्टर है, एंड थर्मल पॉल्यूशन सिमिलर टू स्टीम पावर प्लांट। थर्मल पॉल्यूशन जो अभी हमने पढ़ा था कि जो कंडेंसेशन के लिए कूलिंग वाटर यूज किया जाता है, तो हॉट वाटर को अगर रिवर या लेक में छोड़ दिया जाएगा तो
लेक का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। एंड उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो इफेक्ट होती है उस पर, ठीक है। तो ये कंपोजिट मटेरियल का फिर टाइम इसमें ये हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, पॉल्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का पॉल्यूशन एंड उसका वेस्ट का कैसे हम डिस्पोजल करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल भी इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये वैसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ये मटेरियल शेयर कर दिया गया है तो एक बार रीड कर लीजिएगा। नॉइज पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट से, नॉइज होता क्या है पहले वो हम देखेंगे, एंड देन उसका वेरियस मेथड्स क्या है कंट्रोल करने के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी जो हमने देखा था कि जो CO2 है, CO2 का इफेक्ट क्या होता है, सरफेस अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगता है अगर इन्वायरमेंट में CO2 का परसेंटेज बढ़ जाए तो, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह पिघल सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देन कंट्रोल ऑफ CO2 एमिशन, CO2 का इफेक्ट पहले बात किया है, उसका CO2 को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट कवर करने हैं, नेक्स्ट टाइम 20-25 मिनट में ये कवर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल के लिंक से ज्वाइन हो जाइए कंपोजिट मटेरियल के लेक्चर के लिए।